आज का एडिटोरियल हमारा होने जा रहा है केरला में एक निपाह वायरस जो फैला हुआ है उसके बारे में। आज आज हमारी क्लास थोड़ी छोटी ही रहेगी क्योंकि मैटर इतना ज़्यादा लेंथी नहीं है, और फिर भी जो भी है उसमें ग्रामर को समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा आज इजी भी है, ग्रामर और लैंग्वेज वर्ड मीनिंग जो हैं थोड़ा इजी हैं। तो उस ऐसे पैसेजेस आपके लिए कई बार अच्छे भी होते हैं। उस इजी पैसेजेस से आप क्या कर सकते हो, अपना ट्रांसलेशन वाला जो सेक्शन होता है या उसकी पैराफ्रेजिंग या फिर उसका जो प्रीसी बनाना होता है वो आप अच्छे तरीके से उसको प्रिपेयर कर सकते हो, तो एक हैबिट बन जाती है। खैर चलो देखते हैं। यहाँ पे बात हुई है आज एक यूनिफाइड अप्रोच की, और ये जो यूनी वर्ड होता है, यूनी एक रूट होता है जिसका मतलब होता है वन। तो यूनिफाइड का मतलब एक एकीकृत अप्रोच। अप्रोच के कई मतलब होते हैं। अप्रोच का मतलब कहीं पहुंच भी होती है, जैसे उसकी डायरेक्ट अप्रोच है उस आदमी तक, या फिर अप्रोच का मतलब होता है एक दृष्टिकोण। अब कई बार ये होता है कि आपको इंग्लिश के वर्ड का मीनिंग तो बता दिया गया कि दृष्टिकोण क्या होता है, बट कई बार हमारे लिए वो दृष्टिकोण भी अजीब वर्ड होता है। तो दृष्टिकोण का मतलब क्या होता है? दृष्टिकोण का मतलब चीजों को देखने के तरीके। जैसे देखो, अगर मैं आपको बात करूं, टीचिंग की बात करूं, क्योंकि मैं टीचिंग के फील्ड से हूं तो उसी की बात करूंगा। दो टीचर हैं, वो दोनों के दोनों इंग्लिश की क्लास ले रहे हैं। एक 12वीं क्लास को इंग्लिश पढ़ाता है, उसका पढ़ाने का जो सोच है वो यह है कि दो ऐसे याद करा देता हूँ, कुछ एप्लीकेशन याद करा देता हूँ, कुछ ये चीज़ें करा देता हूँ, इसमें से बच्चे को कुछ ना कुछ मिलेगा और वो एग्ज़ाम में पास हो जाएगा। और एक टीचर क्या किस तरीके से पढ़ाता है कि बल कल को वो मार्क कहीं अपने करियर बनाने के लिए लाइफ में जाएगा, तो उसको इंटरव्यूज़ होंगे, कहीं सेमिनार अटेंड करने हैं, और इंग्लिश की वजह से बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेटेड फील करना पड़ता है, या करियर में हमें अपनी ग्रोथ के बहुत ज़्यादा पर्सपेक्टिव्स नहीं दिखते हैं। तो मैं बच्चे को ऐसे तैयार करूं कि उसकी वो इंग्लिश जो है प्रैक्टिकली आए, वो यूज भी कर पाए। तो ये क्या है, ये दोनों दो लोगों की अलग अलग अप्रोच है, सोचने का तरीका है, चीजों को देखने का तरीका है, तो इसको बोलते हैं हम दृष्टिकोण कैसा है उसका। तो यहाँ पे बात हुई है कि यूनिफाइड अप्रोच की, और उसके नीचे जो सबटाइटल आ रहा है वो कह रहे हैं एन इंटीग्रेटेड अप्रोच। अब देखो ये इंटीग्रेटेड क्या होता है? इंटीग्रेट का इंटीग्रेटेड का मतलब होता है अखंड। जैसे हम बोलते हैं कि अगर हम किसी चीज को बॉडी बोलते हैं, बॉडी, बॉडी क्या है? बॉडी एक इंटीग्रेशन है ना। दो आंखें हैं, नाक हैं, दो हाथ हैं, पैर हैं। अगर किसी का एक हाथ नहीं है तो क्या कहते हैं उसे? विकलांग बोलते हैं ना, क्योंकि वो शरीर का एक अभिन्न अंग है जिसे अलग नहीं किया जा सकता। अलग करोगे तो उसे बॉडी नहीं माना जा सकता है, तो इसलिए हम बोलते हैं हैंड इज द इंटीग्रल पार्ट। तो इंटीग्रेटेड का मतलब एक सबको साथ में जोड़ते हुए। तो यहाँ पे बोलते हैं कि तो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच होनी चाहिए टू हेल्थ, सेहत के बारे में, जिसमें सारी चीजें एक साथ मिली हुई हो। और ये इंटीग्रेटेड अप्रोच क्या कर सकती है? वो प्रिवेंट कर सकती है, कैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा है किसको, जूनोटिक स्पिलओवर। अब व्हाट इज दैट जूनोटिक, ये क्या होता है? देखो ZO, ये जो रूट वर्ड होता है जो किसे रिप्रेजेंट करता है? एनिमल। आपने देखा होगा कि मार्केट में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम वो बोलते हैं जू में एनिमल्स ही तो होते हैं ये। तो जैसे हम बोलते हैं जू फोबिया, उसे जानवरों से डर लगता है, तो यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा है? एक जूनोटिक स्पिलओवर। स्पिल ओवर का मतलब, अगर हम स्पिल की बात करते हैं तो स्पिल जैसे कोई पानी वगैरह बिखर गया, गिलास से पानी गिरा। एक आपकी इडियम भी होती है, डोंट क्राई ओवर द स्पिल्ट मिल्क, यानी कि उस बिखरे हुए दूध पे अब क्या रोना। तो उसका मतलब जैसे इंग्लिश में उसका एक पैरेलल होता है, वो हिंदी में उसका पैरेलल होता है, जब अब पछताए क्या होता है, जब चिड़िया चुग गई खेत, तो इट इज़ नो यूज क्राइंग ओवर द स्पिल्ट मिल्क, यानी कि अब इस बिखरे हुए दूध पे रोने का कोई फायदा नहीं है। अब दूध ऐसी चीज थोड़ी है जिसे झाड़ू से भी आप इकट्ठा कर लेंगे, तो जो हो चुका है हो चुका है। तो यहाँ पे बोलते हैं तो जूनोटिक। अब यहाँ पे जूनोटिक की बात किसमें की है? अभी हम बात कर रहे थे, कुछ दिन पहले हमने कोरोना पीरियड के दौरान गुजरे हैं, और ये फाइंडिंग रही है कि कोरोना चमगादड़ों से आया है। चमगादड़ एक जानवर है, और तो ये जूनोटिक स्पिल ओवर है, मतलब ये जानवरों से जो इंसानों में आई बीमारी है तो उसे क्या बोला जाएगा? जूनोटिक स्पिल ओवर। और इसके लिए एडिटर साहब क्या कहते हैं? एक इंटीग्रेटेड, एक इकट्ठा सामूहिक दृष्टिकोण जो हेल्थ के प्रति होगा, वही जूनोटिक स्पिल ओवर को रोक सकता है, यानी कि जानवरों से आने वाले जो वायरस बीमारियां हैं उन्हें रोक सकता है। चलो अब चलते हैं, इसमें क्या कहा है। तो यहाँ पे पहली एक इडियम दी है उन्होंने, लाइटनिंग इज अनलाइकली टू स्ट्राइक द सेम प्लेस ट्वाइस, यानी कि लाइटिंग का असंभावित होता है टू स्ट्राइक,
कि वो हमला करे सेम प्लेस ट्वाइस, एक ही जगह पर, यानी कि बिजली एक ही जगह पर दो बार नहीं गिरती है। ये कहावत है पर गिरती है भैया। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, लाइटनिंग जो है एक जगह पे दोबारा नहीं गिरती है। तो जैसे हम कहते हैं इम्यूनिटी की बात करते हैं कि अगर कोई आदमी एक बार कोरोना से इन्फेक्टेड हुआ तो दोबारा नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर इम्यूनिटी आ जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है, इन बीमारियों के केस में देख रहा है कि वहाँ पे बिजली दूसरी बार भी गिर रही है, दूसरी बार भी वो इन्फेक्टेड हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, लाइटनिंग जो है वो एक जगह पे दो बार नहीं गिरती है। तो यहाँ पे बोलते हैं आगे क्या करते हैं, बट द निपाह वायरस, जो निपाह वायरस है, इज अगेन वीकनिंग, वो क्या कर रहा है, फिर कमजोर कर रहा है। देखो इज और वीकनिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ही इज गोइंग, ही इज स्लीपिंग, वो जा रहा है, सो रहा है। ही इज वीकनिंग, वो कमजोर कर रहा है। अब जरा एक वर्ड बिल्डिंग प्रोसेस देखते हैं। वीक, वीक का मतलब होता है कमजोर, जो कि एक एडजेक्टिव होता है। इसमें आपने ईएन ऐड किया और ईएन ऐड करने से ये वर्ब बन गई। वीक का मतलब था कमजोर, वीकन का मतलब है तो कमजोर कर देना, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अकॉर्डिंग आपने आईएनजी और शामिल कर दिया। तो इसका मतलब है कि निपा वायरस इज है वीकनिंग, सॉरी ये वीकनिंग नहीं है, ये रैकिंग है। ओके, मैं गलत चला गया था यहाँ पे, पर चलो एक चीज तो आपको जानने को मिली ना, वीक माने कमजोर होता है, ईएन लगा दिया तो वर्ब बन गई वीकन। जैसे हमने कहा इट विल वीकन योर मोरल स्ट्रेंथ, ये आपकी मोरल स्ट्रेंथ को वीकन करेगा। जैसे स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, शक्ति, आप उसमें ईएन लगाओ वर्ब बन जाएगी स्ट्रेंथन। तो जैसे मैंने कहा कि ये चीज जो है, बाई अप्लाइंग दिस थिंग यू कैन स्ट्रेंथन द रूट्स ऑफ योर हेयर, तो आप उस चीज को स्ट्रेंथन कर सकते हो। यहाँ पे है रैकिंग, लेकिन रैक के साथ बाद में देखेंगे आप हैवोक लिखा है। हैवोक का मतलब है परले, तो रैक है हैवोक, यानी कि वो एक परले को रैक कर रहा है, यानी कि परले को लेकर आ रहा है। तो निपा वायरस फिर से परले बरसा रहा है, कहाँ पर, कोझिकोड में। ये ए फोर्थ आउटब्रेक, और ये चौथा आउटब्रेक है, चौथा फैलाव है किसका, बीमारी का, डिजीज का, इन दिस केरला डिस्ट्रिक्ट, केरला के इस जिले में। यानी कि चौथी बार निपा वायरस वहां पर कहर बरसा रहा है, जिसे बोलते हैं, समझ गए ना, कहर बरसाना। तो रैक हैवॉक, तो क्या बोलते हैं, ओवर द लास्ट 5 years, और पिछले 5 सालों में ये चौथी बार वहां पे आया है। कोज्ड बाय ये जूनोटिक स्पिल ओवर, और ये किस वजह से आया है, कोज्ड बाय ये जूनोटिक स्पिल ओवर है, यानी कि जूनोटिक का मतलब जानवरों से आया है। और द ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है, एक से दूसरे में जाना। जैसे आप अगर कोई गाड़ी वगैरह में इंटरेस्ट रखता है ऑटोमोबाइल के फील्ड में, तो ट्रांसमिशन का क्या होता है, जो आपकी गाड़ी का गियर बॉक्स होता है उसे बोलते हैं ट्रांसमिशन, कि ये एमटी है, मैनुअल ट्रांसमिशन है इसका, या फिर एएमटी है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। अब ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है, उसमें बहुत सारे गियर्स के सेट होते हैं जो इंजन की पावर को ट्रांसमिट करते हैं व्हील्स की तरफ, तो वो ट्रांसमिशन होता है। और तो वो बीमारी एक से दूसरे में फैलती है, तो ट्रांसमिशन जो है, जो एक से दूसरे में जाना है। तो कॉज्ड बाय जूनोटिक स्पिल ओवर, तो जो जूनोटिक स्पिल ओवर के कारण ये जो ट्रांसमिशन है ऑफ पैथोजेंस का, यहाँ पे जो पैथो होता है ना, यहाँ पैथ जो वर्ड है वो बीमारी से ही रिलेटेड होता है, बीमारी। और ये जो जैन है, आपने जैन से सुना हो, जनरेशन, जनरेट करना, वो पैदा करना होता है ना। तो यहाँ पे वो चीजें जो बीमारी पैदा करती हैं, तो यानी कि ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजेंस, यानी कि वो कण, वो वायरस, वो चीजें जो पैथोजेंस है, यानी कि बीमारियों को वो करते हैं, जेंस। इसलिए सुना होगा वो पैथोलॉजी क्लिनिक होता है, तो वहाँ बीमारियों का अध्ययन किया जाता है ना, तो लॉजी स्टडी को बोला जाता है। जैसे कार्डियोलॉजी, हार्ट के जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनको बोला जाता है। तो जो ट्रांसमिशन है पैथोजेंस का, यानी कि बीमारी फैलाने वाली जो चीजें हैं, वो क्या है, फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन, एनिमल से ह्यूमन में। तो उसने क्या कि जूनोटिक स्पिल ओवर के कारण जो ट्रांसमिशन है पैथोजेंस का एनिमल से ह्यूमन में, तो वो क्या करते हैं, द क्लोजेस्ट रिजर्वोयर, और इसका सबसे ज्यादा जो नजदीकी रिजर्वोयर है। रिजर्वोयर का मतलब क्या होता है, जहाँ पे चीजें एकत्र होती हैं यहाँ के। जैसे हमने कहा कि हमारा इंडिया जो है एक रिजर्वोयर है, किसका, टैलेंट का, यानी कि वो टैलेंट भरा पड़ा है यहाँ पे। रिजर्वोयर का मतलब जिसमें चीज़ें रिजर्व की जाती है, पानी रोका जाता है, तो वो पानी का रिजर्वोयर बन जाता है। जैसे आप देखते हो डैम होते हैं, तो उसमें पहले क्या किया जाता है, वहाँ पे नदी पे आने वाले पानी के लिए एक रिजर्वोयर बना दिया जाता है, यानी कि नदी के आने के रास्ते के सामने एक दीवार खड़ी करी जाती है, दोनों तरफ पहाड़ियाँ होती हैं, तो पानी का एक रिजर्वोयर बन जाता है, वहाँ पे पानी इकट्ठा होता है, फिर छोड़ा जाता है, जिससे वो टरबाइन चलाई जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, तो उस पैथोजेंस का जो क्लोजेस्ट रिजर्वोयर है ऑफ द वायरस इज फ्रूट बैट्स, वो फ्रूट बैट्स हैं, यानी कि वो बैट जो फल फ्रूट का सेवन करते होंगे, जंगलों में रहते होंगे कुछ लोग, तो कुछ बैट जो हैं वो होते हैं
मेरे इंग्लिश का वर्ड याद नहीं आ रहा उसको। वो भूत प्रेत वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। चलो अभी नहीं आ रहा है। वो ब्लड वगैरह को सक करते हैं, तो उनका एक दूसरा नाम होता है। अरे वो कई सारी मूवीज़ भी आई हैं, जैसे हैरी पॉटर की सीरीज में भी होता है। चलो अभी पढ़ाते हुए याद आ जाएगा तो मैं बताऊंगा। तो उसमें क्या होता है, तो सबसे क्लोजेस्ट रिजर्वायर जो है वायरस का वो फ्रूट बैट्स हैं। और वायरस को ही ज़्यादातर, वायरस के लिए ज़्यादातर हम चमगादड़ को ही को वो मान रहे हैं उसका कारण। विद 2 पर्सन्स डाइंग, और कहें के कारण विद 2 पर्सन्स डाइंग, 2 आदमी, पर्सन डाइंग का मतलब मरने वाले, ऑफ निपाह वायरस दिस वीक इन कोजिनोड, एंड 3 more persons, और 3 जो और आदमी हैं वो कौन से हैं? 2 of them, जिसमें से 2 जो हैं रिलेटिव हैं, वन ऑफ द विक्टिम, एक विक्टिम के रिलेटिव हैं जो निपा वायरस से मरा है। टेस्टिंग पॉजिटिव, उनको भी पॉजिटिव टेस्ट किया गया है। एंड बीइंग हॉस्पिटलाइज्ड, और उनको हॉस्पिटलाइज किया गया है। डिस्पर्टिंग सॉरी मेमोरीज फ्रॉम द टेरिफाइंग आउटब्रेक, और ये क्या कर रहा है, ये डिस्टर्ब कर रहा है मेमोरीज को। कहाँ से? फ्रॉम द टेरिफाइंग आउटब्रेक ऑफ 2018, जो बहुत भयानक आउटब्रेक हुआ था, बीमारी का फैलना हुआ था 2018 में। हाँ, इन विच, जिसमें 21 of 23rd इन्फेक्टेड पीपल डाइल, जिसमें 23 लोग इन्फेक्टेड हुए थे और उसमें से 21 मरे थे। तो ये फिर से उसी मेमोरी को डिस्टर्ब कर रहा है, यानी कि उसे फिर से जगा रहा है, सामने ला रहा है कि जिस तरह से अब फैल रहा है। अ, तो वो पुरानी 2018 की याद आ रही है। और इन वाली चीज़ों ने क्या किया, यानी कि वो सॉरी, उन्होंने क्या किया है, इन चीज़ों ने डिस्टर्बिंग किया है मेमोरी को, और क्या किया है, उसे हैव सरफेस्ड, उस चीज़ को सरफेस कर दिया है, यानी कि सरफेस फैला दिया है, यानी कि वो चीज़ दिख रही है जो 2018 में हुई थी। यहाँ पे क्या होता है, द सिचुएशन रिमेन्स वेरी मच द सेम, और ये सिचुएशन बनी रहती है बहुत ही ज़्यादा एक जैसी, इन टर्म ऑफ ट्रीटमेंट ऑप्शंस, ट्रीटमेंट ऑप्शन के मामले में। यानी कि पहले 3 बार 4 बार फैल चुका है, चौथा बता रहे हैं वो आउटब्रेक हुआ है। और जहाँ तक ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं तो वो क्या कह रहे हैं, वो स्थिति बहुत ज़्यादा पहले जैसी है। उसने कहा देयर इज़ नो क्योर, पहली चीज़ क्या है, वहाँ पर उसका कोई इलाज नहीं है। और सपोर्टिव केयर रिमेन्स द ओनली वे, और जो सपोर्टिव केयर है वो बनी रहती है ओनली वे, यानी कि वो ही एकमात्र रास्ता बना रह जाता है। अब सपोर्टिव केयर क्या होती है, जैसे अब जैसे ये निपाह वायरस के द्वारा कोई बीमारी हुई, अब उस वायरस का तो कोई, उस बीमारी का तो कोई इलाज है नहीं हमारे पास। जैसे कोरोना के दौरान खांसी बुखार इस तरह की चीज़ें होती थी, तो हम क्या करते थे, खांसी की दवाई दे दी, बुखार हुआ तो बुखार को थोड़ा सा ट्रीट कर दिया गया, तो नज़ला हुआ जुकाम की दवाई साथ में लगा के दे दी। तो एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट चलता था, जबकि उस ओरिजिनल बीमारी के लिए कोई क्योर नहीं था। तो वो सपोर्टिव केयर ही एकमात्र रास्ता बना हुआ है टू हैंडल निपा इन्फेक्शन, निपा इन्फेक्शन से बचने का। इवन इन ए हॉस्पिटल सेटिंग, यानी कि हॉस्पिटल सेटिंग में भी, अगर आप हॉस्पिटल से में भी हैं तो वहाँ पे भी कोई ज़्यादा कुछ नहीं है, तो आपको केवल सिम्टोमेटिक ही ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। फिर क्या करते हैं, केरलास हेल्थ मिनिस्टर वीना जॉर्ज, केरला की जो हेल्थ मिनिस्टर है वीना जॉर्ज सेड, उन्होंने कहा कि हंड्रेड्स ऑफ पीपल ऑन द कॉन्टैक्ट लिस्ट, कि सैकड़ों लोग जो कॉन्टैक्ट लिस्ट में है, यानी कि अगर एक को इन्फेक्शन हुआ है तो उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट के सैकड़ों लोगों को क्या किया जाता है, ऑफ द डिजीज्ड, डिजीज्ड का मतलब होता है जो किसी बीमारी के कारण मर गया है, तो उसके जो हंड्रेड्स सैकड़ों लोग जो उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में है, हैड बीन पुट, उन्हें रखा गया अंडर मेडिकल ऑब्जर्वेशन, यानी कि मेडिकल जांच में उन्हें रखा गया। फिर क्या करते हैं, वन ऑफ देम, उनमें से एक, ए 9 year old चाइल्ड, एक 9 साल का बच्चा, इज ऑन वेंटिलेटर, वो वेंटिलेटर ऑन वेंटिलेटर सपोर्ट, वो वेंटिलेटर सपोर्ट पे है। एक कंट्रोल रूम हैज़ बीन ओपन, एक कंट्रोल रूम ओपन किया गया है। अब कई बार से ये प्रेजेंट परफेक्ट और उसका पैसिव बहुत चल रहा है, देखो ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव कंस्ट्रक्शन है। एक कंट्रोल रूम हैज़ बीन, एक कंट्रोल रूम ओपन, खोला गया है, कंट्रोल रूम ने कुछ नहीं किया है। अगर हम किसी करने वाले को बनाए सब्जेक्ट तो फिर बीन का कोई मतलब नहीं रह जाता, हम बोलेंगे दे हैव ओपन एक कंट्रोल रूम, उन्होंने कंट्रोल रूम ओपन किया है क्योंकि उन्होंने एक्शन किया है। बट कंट्रोल रूम के साथ एक्शन हुआ है, दैट इज ये भी यहाँ पे आता है। तो एक कंट्रोल रूम हैज बीन ओपन इन कोझिकोड, कोझिकोड में खोला गया है, टू मॉनिटर द सिचुएशन, कहीं के लिए खोला गया है, सिचुएशन को मॉनिटर करने के लिए खोला गया है। एंड ऑल द हॉस्पिटल्स इन द डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट के सारे हॉस्पिटल वुड बी आस्क्ड, उन्हें कहा जाएगा। ये फिर पैसिव कंस्ट्रक्शन है। अगर देखो, अगर मैं कहूँ दे विल ट्रीट यू, वो तुम्हें ट्रीट करेंगे,
तो वो तो ट्रीट करेंगे ना, तो आप उनके लिए तो वर्ब ट्रीट होती है। बट अगर मैं आपकी बात करूं तो आपको तो ट्रीट किया जाएगा, आप तो ट्रीट होंगे, और जब आपके साथ एक्शन होगा तो उसी जगह पे मुझे वर्ब चाहिए होगी बी, यू विल बी, आप होंगे, और इसको मुझे पास्ट पार्टिसिपल बना के लगाना पड़ता है, ट्रीटेड, यू विल बी ट्रीटेड, आप होंगे ट्रीटेड मीन्स आपको किया जाएगा। तो ये पैसिव कंस्ट्रक्शन है। तो उसने कहा डिस्ट्रिक्ट वुड बी आस्क्ड, यानी कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भी कहा जाएगा टू फॉलो इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल, कि वो इन्फेक्शन कंट्रोल के प्रोटोकॉल को फॉलो करें। प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है, जब किसी खास समय के लिए कुछ नीति नियम बना दिए जाते हैं तो उसे बोलते हैं प्रोटोकॉल। जैसे आप सुनते भी हैं कि मोदी जी ने प्रोटोकॉल को तोड़कर इस चीज को किया या प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया। जैसे नॉर्मली ये होता है कि हमारे यहाँ जहाँ कोई विदेशी मेहमान आएगा तो उसका एक प्रोटोकॉल होता है कि भाई उसे लेने के लिए इस स्तर का अधिकारी या इस स्तर का मिनिस्टर जाएगा वहाँ पे, ये प्रोटोकॉल हुआ। लेकिन अगर मोदी जी पहुँच जाते हैं वहाँ पे तो हम कहते हैं कि मोदी जी जो हैं प्रोटोकॉल को तोड़कर उन्हें लेने के लिए पहुँचे, तो वो प्रोटोकॉल की बात होती है। तो यानी कि कोरोना काल के दौरान सबके लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई थी कि आपको इसे फॉलो करना है, तो वो प्रोटोकॉल होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अदर स्टेट्स, अदर डिस्ट्रिक्ट से भी कहा जाएगा कि वो इन्फेक्शन कंट्रोल के प्रोटोकॉल को फॉलो करें। 16 टीम्स हैव बीन फॉर्म, फिर वही हैव बीन फॉर्म आ गई क्योंकि 6 टीमें बनाई गई हैं टू टेक फॉरवर्ड अपॉर्चुनिटीज। टेक फॉरवर्ड का मतलब आगे ले जाने के लिए, अप्रोप्रिएट कंटेनमेंट, कि वो एक अप्रोप्रिएट का मतलब जो उचित है, कंटेनमेंट का मतलब कंटेन कर देना, सीमित कर देना। जैसे किसी आदमी को घर से नहीं निकलना है या किसी इलाके के आदमियों को वहीं रोक देना है कि आप बाहर नहीं जाएंगे, कि वो क्या करें, वो आगे लेके जाएं अप्रोप्रिएट कंटेनमेंट प्रोटोकॉल्स को, कि वो कंटेन कर दिया जाएगा। भाई आप 2 से ज़्यादा बस में नहीं बैठेंगे या दूसरा आदमी पीछे नहीं बैठेगा, तो ये कंटेनमेंट प्रोटोकॉल हो जाएगा। ए सेंट्रल टीम हैज़ ऑल्सो बीन सेंट, और एक केंद्रीय टीम भी भेजी गई है टू केरला। केरला में कहीं के लिए, असिस्ट करने के लिए, सहायता करने के लिए, किसकी, स्टेट गवर्नमेंट की। तो एक सेंट्रल टीम भी वहाँ भेजी गई है। और नेबरिंग स्टेट्स जो हैं, जो पड़ोसी राज्य हैं, नेबर करने वाले, वर्ब की आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव बनता है, बार बार बताता हूँ मैं, फ्लोइंग वाटर, बहता पानी, वॉशिंग मशीन, फ्लाइंग बर्ड। नेबरिंग स्टेट्स जो पड़ोस के स्टेट्स हैं आपके, हैव टेकन प्रिपेरेटरी स्टेप्स, उन्होंने पहले ही, प्रिपेयर करने वाले यानी कि पहले ही उन्होंने कदम उठा लिए हैं, टू एंश्योर, ये करने के लिए, दैट पोरस बॉर्डर जो है, पोरस का मतलब होता है, पोर का मतलब ये छिद्र होते हैं ना, तो जहाँ पे बहुत सारे छिद्र हों, यानी कि जहाँ से आदमी के एक दूसरे स्टेट में जाने के बहुत सारे रास्ते हों, तो वो क्या क्या हैं कि जो पोरस बॉर्डर्स हैं, डू नॉट ब्रिंग द इन्फेक्शन, वो इन्फेक्शन को ना लाएं अक्रॉस फ्रॉम केरला, केरला से बाहर, तो वो भी एक प्रिपरेटरी स्टेप्स ले रहे हैं। द स्टेट चीफ मिनिस्टर एश्योर्ड द पीपल, और स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने लोगों को एश्योर किया है वाया ये वीडियो मैसेज, एक वीडियो मैसेज के वायो उन्होंने लोगों को एश्योर किया है, आश्वस्त किया है, दैट द स्टेट वॉज टेकिंग द इशू वेरी सीरियसली, कि स्टेट क्या कर रहा था, इस इशू को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले रहा था। वाइल एक्सपीरियंसिस फ्रॉम द प्रायर आउटब्रेक, उन्होंने कहा वाइल, वाइल का मतलब क्या होता है, जबकि, और आप देखें तो जबकि की बात करते हैं तो दूसरा सेंटेंस अपोजिट ही जाना है। जैसे उसने किसी को भी इनवाइट नहीं किया, जबकि मैं सबको इनवाइट करना चाहता था, तो तभी तो वो सेंस क्लियर होता है ना उसका। तो वाइल एक्सपीरियंसेस फ्रॉम द प्रायर आउटब्रेक, जो पिछले आउटब्रेक होते हैं उनके जो एक्सपीरियंस है, और पिछले आउटब्रेक को उन्होंने वो किया भी है 2018, 19 और 21 में। तो वाइल एक्सपीरियंसेस, पिछले आउटब्रेक के जो एक्सपीरियंसेस हैं, हैव गिवन मेडिकल टीम, उन्होंने मेडिकल टीम को दिया है ए टूल किट ऑफ प्रोटोकॉल, उन्हें प्रोटोकॉल की टूल किट मिल गई है। कहने का मतलब, टूल किट का मतलब क्या होता है कि यानी कि उन्हें प्रोटोकॉल के लिए कुछ चीजें पता चल गई हैं कि भाई ऐसी स्थिति में ये करना चाहिए। अदरवाइज टूल किट तो होती है जैसे किसी गाड़ी वगैरह के साथ आती है, जिसमें कुछ स्पैनर्स, चाबियां, कुछ स्क्रू ड्राइवर्स वगैरह होते हैं। तो अगर हमारे पास एक साधन है कि भाई अगर इस तरह की बीमारी आती है तो हम ऐसे कंटेन करेंगे, ऐसे मेडिकली वो करेंगे, तो वो एक टूल किट ही बन जाता है। और टूल किट का तो आजकल बड़ा चर्चा है कि कुछ भी बोला जाता है किसी के बारे में तो अक्सर हमारे न्यूज़ चैनल पे होता है कि ये कांग्रेस का टूल किट है भाजपा के खिलाफ, या उसका है, उन्होंने पहले से बनाया हुआ है कि आज ये इस तरह से इनको मिसकंसेप्शन इनके बारे में फैलाना है, आज ये करके दिखाना है, तो वो टूल किट बन जाता है। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, तो देखो पिछले एक्सपीरियंसिस ने मेडिकल टीम को क्या दे दिया है, एक प्रोटोकॉल की टूल किट दे दी है अक्रॉस द सेक्टर, इस पूरे सेक्टर्स के दौरान, यानी कि कोरोना के असर से हमें पता है कि इस दौरान क्या करना चाहिए, तो उन्हें ऑलरेडी प्रोटोकॉल के लिए सारी चीजें पता है। किसके लिए, अक्रॉस द सेक्टर मैनेजमेंट, आइसोलेशन,
सेक्टर मैनेजमेंट के लिए, आइसोलेशन लोगों को अलग करने के लिए, कंटेनमेंट उन्हें सीमित कर देने के लिए, और इनके ट्रीटमेंट के लिए। कांस्टेंट विजिल कैन बी द ओनली गार्ड। और कांस्टेंट विजिल का मतलब कांस्टेंट लगातार, विजिल का मतलब जब आप जागरूक रहते हैं, यानी कि लगातार जागरूक बने रहना। कैन बी द ओनली गार्ड, एकमात्र रक्षक हो सकता है अगेंस्ट सच आउटब्रेक्स, ऐसे आउटब्रेक्स के लिए। द बिगेस्ट लेसन, और जो सबसे बड़ी सीख है, दो फ्रॉम द ग्लोबल आउटब्रेक इज लाइकली अनलर्नड येट। देखो क्या कहता है, देखो उसने क्या कहा, यहाँ पे सेंटेंस हमारा यहाँ से कनेक्ट होता है, द बिगेस्ट लेसन इज लाइकली, संभावित है, अनलर्नड येट, तो ऐसी संभावना है कि अब तक सबसे बड़ा लेसन तो सीखना बाकी है। और जो इसको अलग किया है उन्होंने, फ्रॉम ग्लोबल आउटब्रेक्स, जो वैश्विक आउटब्रेक्स हुए हैं बाहर बड़े बड़े कंट्रीज में जो आउटब्रेक्स हुए हैं, तो वहां से अभी हमें सबसे बड़ा लेसन सीखना वो बाकी है अभी। उन्होंने कहा रिसर्च हैज शोन, रिसर्च ने हमें दिखाया है दैट एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी है, हैज ए डेफिनिट हैंड, उनका एक निश्चित हाथ है, टू प्ले इन जूनोटिक स्पिलओवर। यहाँ अब एक समझने की बात आती है, उन्होंने कहा है एंथ्रोपोजेनिक, एंथ्रोपोजेनिक, ठीक है ना। और दूसरा क्या कहा है उन्होंने, जू को लिया है जूनोटिक, ठीक। और स्पिल ओवर का तो मतलब एक से निकलकर दूसरे में आ जाना है, स्पिल ओवर। जैसे आपके एक लोटे का पानी गिलास में बिखर गया, तो यानी कि वो जो वायरस जानवर का था वो आदमियों के ऊपर आ गया, तो स्पिल ओवर का तो मतलब ये है। अब एंथ्रोप का मतलब क्या होता है, देखो एंथ्रोप एक रूट वर्ड होता है जिसका मतलब होता है ह्यूमन। जैसे हम बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट कौन होता है, मानव प्रेमी, जो मानवों से प्रेम करता है। मिसएंथ्रोप, मिसएंथ्रोप का मतलब क्या हो जाता है, मानवों से नफरत करने वाला। जैसे हमने कहा कि हाँ, एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो मानव जाति के का अध्ययन करने वाला आदमी होता है, तो एंथ्रोप का मतलब मानव से होता है, जैन का मतलब उससे पैदा हुआ है। तो वो कहता है कि एंथ्रोपोजेनेटिक एक्टिविटी जो है, यानी कि मानव से जो एक्टिविटी निकल कर गई है, उनका निश्चित हाथ है, किसका, जीनोटिक स्पिलओवर का। तो वो कहते हैं कि अगर जानवरों से आदमियों के अंदर कोई बीमारी आई है तो उसका कारण कहीं ना कहीं मानवों ने ही पैदा किया है। और वही चीज हो सकती है, ये पोल्यूशन फैलाना, जंगलों को काट देना, बड़े लेवल पे कीटनाशकों का छिड़काव, कहीं ना कहीं ये हाथ है ना। तो समझ रहे हो आप क्या कहते हैं कि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी जो है बहुत ज्यादा रोल प्ले कर रही है जूनोटिक स्पिलओवर में। समझ गए होंगे आप। और अगर नहीं कुछ समझते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके मेरे से आप बात में कुछ अगर चाहते हैं क्लैरिटी तो ले सकते हैं। इन द सेम केस ऑफ निपा, और निपा के इसी केस में रैपिड एक्सपेंशन, जो रैपिड एक्सपेंशन हुआ है यानी कि बहुत तेजी से जो फैला हुआ है ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी का, तो जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी का फैला हुआ है और कहाँ तक पहुंच गए हैं हम, उसके लिए ओरिजिनल हैबिटेट में पहुंच गए, ओरिजिनल हैबिटेट जोन में पहुंच गए हैं हम उस एग्रीकल्चर एक्टिविटी को लेकर। किसका हैबिटेट जोन है, फ्रूट बैट्स का। हैबिटेशन का मतलब होता है निवास स्थान, जहाँ वहाँ रहते हैं। तो आदमियों की जो एक्टिविटी है एग्रीकल्चर, वो उन जगह तक पहुंच गई है जो ओरिजिनल निवास स्थान होता है चमगादड़ों का। तो यहाँ पे हमारे एडिटर साहब का कहने का मतलब है कि चमगादड़ हमारे पास नहीं आए हैं बीमारियां देने के लिए, हम ही वहाँ पे उनके पास गए हैं कि भैया कुछ बीमारी हमारी झोली में डाल दो। तो क्या करता है, पर आदमी रुकने को तैयार नहीं है भाई, तो क्या बोलते हैं, तो हैबिटेट जोन जो है फ्रूट बैट का हैज रिपीटेडली शोन, उसने लगातार दिखाया है अपॉन द पोस्ट फैक्टर एनालिसिस। जब पोस्ट फैक्टर एनालिसिस हमने किया है, यानी कि उन फैक्टर्स के बाद में एनालिसिस किया है हमने, तो उससे ये चीज़ें निकल कर आई हैं कि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी जिम्मेदार है। तो एंथ्रोप वर्ड जहाँ भी आता है वो ह्यूमन से रिलेटेड होता है। कभी वोकेबलरी का सेक्शन चलाएंगे तो आपको फिर बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। अभी धीरे धीरे शुरुआत कर रहे हैं और फिर बहुत कुछ इंग्लिश में आपके लिए लेके आएंगे। तो क्या बोलते हैं, एच गवर्नमेंट्स माउंट स्ट्रेटेजिक एफर्ट। अब देखो यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट है, गवर्नमेंट्स माउंट, गवर्नमेंट के द्वारा माउंट किए गए जो स्ट्रेटेजिक एफर्ट है। स्ट्रेटेजी क्या होता है, कार्य योजना। भाई कैसे करना है कि स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, कार्य योजना बोलती हैं। और कहीं के लिए क्या गया है, कंट्रोल करने के लिए आउटब्रेक्स को और डेथ्स को, कि इसका फैलना रोका जाए और डेथ के आउटब्रेक को रोका जाए। और कैसा वो, ड्यू टू इन्फेक्शस डिजीज, इस बीमारी के कारण इट इज नेसेसरीली
सॉरी, इट इज इंक्रीजिंगली क्लियर, ये चीज क्लियर होती जा रही है और वो क्लैरिटी बढ़ती जा रही है, इसलिए कहते हैं इंक्रीजिंगली क्लियर है दैट द स्टेट नीड्स, स्टेट को जरूरत है टू इनिशिएट, शुरू करने की, ए वन हेल्थ अप्रोच, कि एक हेल्थ अप्रोच हो ऑन द वे फॉरवर्ड, जो उसे आगे रास्ते पर ले जाए। द कोविड-19 पेंडेमिक हैज लेड, जो कोविड-19 पेंडेमिक हुआ था, ये जो पेन है ना, PAN, ये भी रूट वर्ड होता है। इस पेन का मतलब होता है ऑल, जिसमें बोलते हैं सब। जैसे एक हमारी दवाई भी होती है पेंसिलिन, पेंसिलिन को ये कहा जाता है कि वो किसी भी बीमारी में दी जा सकती है। तो जो पेन का मतलब होता है वो क्या बोला जाता है, वो सब जगह होता है। जैसे हमने कहा पेंडेमिक, वो बीमारी जो सब जगह फैल गई, अगर वो थोड़ी जगह पर रहती है तो फिर वो एपिडेमिक बन जाती है। शायद कोई एयरलाइन भी है जिसका नाम है पैन एशिया, तो यानी कि वो पूरे एशिया को कवर करती है अपनी फ्लाइट से, तो उन्होंने उसका नाम पैन एशिया रख दिया। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, तो जो कोविड-19 का पेंडेमिक था हैज लेड, वो हमें लीड करके ले गया है टू ए डीपर एप्रिसिएशन, एक गहरी समझ की तरफ, ऑन द वन हेल्थ कॉन्सेप्ट, एक सेहत के कॉन्सेप्ट की तरफ, विच इज एन इंटीग्रेटेड, जो एक इंटीग्रेटेड यानी कि सारी चीजें साथ मिली हुई, यूनिफाइंग, एक कर देने वाली अप्रोच है। कहीं के लिए टू, किसकी तरफ है वो अप्रोच, बैलेंसिंग की तरफ और ऑप्टिमाइजिंग की तरफ। बैलेंस करना, संतुलित करना, और ऑप्टिमाइज करना। ऑप्टिमाइज का मतलब होता है किसी चीज को संभावना के हायर लेवल तक ले जाना, जहां तक वो कर सकता है, उससे ऊपर नहीं। अगर उसके लेवल से ऊपर पहुंचा दिया तो वो, जैसे हमने कहा कि ऑप्टिमाइज करने का मतलब होता है, जैसे हम किसी कार की पावर को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, तो इसका मतलब है उसके बेस्ट पॉसिबल, ज़्यादा से ज़्यादा जो ले जा सकते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इतना कि सुरक्षित हो, वो उसमें टूट फूट ना करें। तो बैलेंस करना और ऑप्टिमाइज करना हेल्थ ऑफ द पीपल को, यानी कि उनके बेस्ट पॉसिबल लेवल तक ले जा सकें। एनिमल एंड द एनवायरमेंट, और हमारे जो जानवर हैं, जो हमारा पर्यावरण है, विद द कन्विक्शन, इस दृढ़ इरादे के साथ। तो हम ये काम इस कन्विक्शन के साथ करें, कन्विक्शन का मतलब दृढ़ इरादा, हम इस दृढ़ इरादे के साथ करें दैट ह्यूमन लिव इन सिम्बायोसिस, कि ह्यूमन किसके साथ रहता है, एक सिम्बायोसिस में रहता है, यानी कि एक तालमेल होता है, एक एकीकृत एटमॉस्फेयर होता है। एंड दैट द हेल्थ ऑफ वन, और एक की हेल्थ जो है इम्पैक्ट करती है, असर डालती है, दैट ऑफ अनदर, दूसरे की हेल्थ पर सिग्निफिकेंटली, बहुत ज़्यादा। तो हमें ये अप्रोच लगानी पड़ेगी कि एनिमल और जो एनवायरनमेंट है, जो प्रकृति है, और जो जानवर हैं, वो एक सिम्बायोसिस में रहते हैं, सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर एक की भी कोई चीज़ खराब होती है तो वो सब पे असर डालती है। तो अगर हम एनवायरनमेंट को इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि जो जानवर उससे इन्फेक्ट हो रहे हैं या प्रभावित हो रहे हैं, अफेक्ट हो रहे हैं, तो उनका क्या, अगर उनका संतुलन बिगड़ेगा तो निश्चित रूप से ह्यूमन का भी बिगड़ेगा। अब चलते चलते जो हमारा लास्ट सेंटेंस है, इसमें एक ग्रामर में आपको दिखा देता हूँ। इस दैट का प्रयोग पिछली कुछ वीडियो में भी मैंने दिखाया है, फिर दिखा देता हूँ। ये SSC बैंक वगैरह की जो फाइंडिंग एरर्स होती हैं उसमें भी दिखता है। उन्होंने क्या कहा, देखो वो क्या कहते हैं यहाँ पे, उन्होंने कहा है द हेल्थ ऑफ वन, तो यहां पे लिखा गया है सेंटेंस द हेल्थ ऑफ वन, तो हमारा सब्जेक्ट है एक की हेल्थ, और फिर आगे क्या लिखता है वो, इम्पैक्ट्स, इम्पैक्ट करता है, और उसने यहां पे लिखा है दैट ऑफ अनदर। तो देखो, तो यहाँ पे पूरा का पूरा इसी सिंक्रोनाइजेशन में हमें सब्जेक्ट को रखना पड़ता है। जैसे उन्होंने कहा है वन, द हेल्थ ऑफ वन, यानी कि एक आदमी की सेहत प्रभावित करती है, दैट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको, हेल्थ को, ऑफ अनदर, दूसरे की, यानी कि एक की हेल्थ, और इधर क्या लिखा है, दूसरे की हेल्थ। तो यहाँ पे ये दैट होना जरूरी है। अगर हम यहाँ पे लिख देंगे द हेल्थ ऑफ वन इम्पैक्ट्स द अदर, तो इसका मतलब वो है कि एक आदमी की सेहत दूसरे को प्रभावित करती है। उसका ये मतलब नहीं आएगा दूसरे की हेल्थ को प्रभावित करती है। जैसे मैं कहूँ द कवर ऑफ माई बुक, मेरी किताब का कवर इज मोर ब्यूटीफुल देन माइन,
नहीं, फिर तो ये हो जाएगा द इस किताब का कवर जो है मेरी किताब से ज़्यादा सुंदर है, मेरी किताब का भी कवर होना चाहिए। तो सेंटेंस हमारा किस तरह से जाएगा, द कवर ऑफ योर बुक इज़ मोर ब्यूटीफुल देन दैट ऑफ माइन, यानी कि मेरी किताब के कवर से ज़्यादा सुंदर है। तो ये नॉर्मली भी हम ग्रामेटिकली इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। और मिलता हूँ जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, कल मिलते हैं फिर।